आज दुनिया के सामने जो अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है, वो संकट है नाभिकीय युद्ध को लेकर के। परमाणु युद्ध का एक संकट पैदा हो गया है और इसको लेकर के स्पष्ट इशारा करने का काम अभी पुतिन साहब ने किया है। पूरी दुनिया जानती है कि जब परमाणु बम गिराए गए थे तो नागासाकी के अंदर क्या हुआ था, हिरोशिमा के अंदर क्या हुआ था। जो वैज्ञानिक हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों ने परमाणु बम का, परमाणु युद्ध का की भयावहता को देखने का काम किया है, जानने का काम किया है। इसके बावजूद भी तथाकथित जो सभ्य देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो अपने जो परमाणु जखीरा है उसको लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत भी उसके अंदर शामिल है, ये बात सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हम सब जो यहाँ पर निरस्त्रीकरण के पक्षधर लोग हैं, शांति के पक्षधर लोग हैं, वो सभी पूरी दुनिया से परमाणु अस्त्रों का खात्मा चाहते हैं, शस्त्रों का खात्मा चाहते हैं। और आज जो दुनिया के सामने संकट खड़ा हो गया है उसको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में पाकिस्तान से विख्यात संपादक आदमपाल साहब जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में आईडी खजूरिया साहब जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, कठुआ से, और इंटरनेशनलिस्ट हैं। हम सब लोगों के बहुत पुराने साथी हैं, सभी जन आंदोलनों के अंदर सक्रिय रहते हैं। खालिद मोहम्मद साहब प्रोफेसर साहब हैं, और जो एक एकेडमिक्स की जो पूरी बहस है उससे आगे बढ़कर भी वो ग्राउंड रियलिटी से भी वो रूबरू रहते हैं और लगातार उन्होंने समय दिया है। हमारे साथ में प्रोफेसर दीपक मलिक जी हैं। उन्हें मार्क्सिस्ट के तौर पर भी, गांधीयन के तौर पर भी, प्रोफेसर के तौर पर भी, क्रांतिकारी के तौर पर भी कई सारे पहचान है उनकी। आपका बहुत स्वागत है। और होस्ट के तौर पर आपके डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। मैं चलता हूं सबसे पहले, और मैं जानना चाहूंगा खालिद मोहम्मद साहब से, ये जो पूरा संकट है ये कितना बड़ा है, और ये जो इस तरीके की बातें जिसे कहते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देने का काम छोटे मोटे जो देश हैं, उनके जो शासक हैं या जो तानाशाह हैं, उनसे तो हम लोग उम्मीद करते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया जो है उनकी तरफ से लगातार बयान आता रहता है, लेकिन उन्होंने भी इस तरीके का कभी नहीं कहा कि मैं जो है परमाणु अस्त्र से पूरा सब कुछ बर्बाद मैं कर दूंगा और मैं युद्ध जीत लूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया ही एक तरीके से उनके खिलाफ में खड़ी है। तो लेकिन एक इतने बड़े राष्ट्र का मुखिया होने के बावजूद इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान वो दे रहे हैं, तो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि यूरोप डर जाएगा और यूक्रेन के अंदर जिस तरीके का हथियारों की सप्लाई यूरोप के तमाम देशों के द्वारा की जा रही है, वो बंद कर दी जाएगी और वॉकओवर जो है रूस को मिल जाएगा? क्या सोचते हैं आप, खालिद मोहम्मद साहब? जी 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 आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इशू के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। आज बहुत से अखबारों ने नुमाया तौर पे ये बात छापी है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा है। देखिए, ऐसा है कि न्यूक्लियर पावर या एटम बम जो है वो बहुत कंट्रीज के पास है। तकरीबन 9 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास एटम बम है, जिनके नुमाया सबसे ज्यादा जो है यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत रशिया है। इसके अलावा भी कंट्रीज हैं जिनके पास एटम बम सप्लाई किए हुए हैं या होस्ट हैं उसके न्यूक्लियर पावर के, जैसे इटली वगैरह है या बेल्जियम है, टर्की है। जब हम न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल की, न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो बेसिकली एक डेटरेंस होती है। डेटरेंस सबको पता है कि अगर हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे केवल उस जगह या उस कंट्री तक सीमित नहीं रहेंगे जिस कंट्री या जिस जगह पर ये बम फेंका जाएगा, बल्कि उसका जो चेन रिएक्शन है पता नहीं कहां कहां तक जाएगा। और उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम ये बड़ी आसानी से कर देंगे, इसलिए एक डेटरेंस की बात होती है। जैसे आपने इंडिया की एग्जांपल दी, इंडिया के पास भी हैं वट एवर नंबर्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी एक कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर डेटरेंस है कि जी चाइना के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, हमारे पास भी है। अब जहां तक रशिया का सवाल है,
सबसे बड़ा जखीरा एटम बम्स का यूरोप में है, अमेरिका को छोड़ के। अब ये देखिए, फ्रांस भी है, यूके भी है, बेल्जियम भी है, टर्की भी है, टर्की भी बॉर्डर पे ही है, इटली है, जर्मनी है, नेदरलैंड है, सब में न्यूक्लियर बम है। कहीं पर अमेरिका ने रखे हुए हैं, कहीं पर उन्होंने खुद विकसित किए हैं, डेवलप किए हैं, वो किए हैं। तो जब से ये यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, उसी समय से बार बार पुतिन या रशियन लीडरशिप जो है, ये बम का वो करती रही है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम करेंगे। और अब जो फ्रांस ने कहा कि हम अपने फौजी भेज सकते हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए, या ऐसा लगा कि नाटो डायरेक्ट इंटरवीन करेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रशियन फोर्सेस जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। कई उन्होंने विलेजेस और टाउन जो है वो अपने कब्जे में कर लिया है, दोबारा भी कुछ एरिया कब्जे में किया है। तो उसमें क्योंकि वेस्ट ये चाहता है कि किसी तरह से यूक्रेन ये वॉर ना हारे, इसीलिए सब कंट्रीज पैसा भी लगा रहे हैं, वहां पे हथियार भी दे रहे हैं, वहां पर सब कुछ कर रहे हैं, ताकि रशिया को उनको ये डर है कि रशिया इसमें आगे बढ़ता है यूक्रेन में, तो उसके बाद हो सकता है कल को उनकी बारी हो, पोलैंड की बारी हो, बेलारूस की, दूसरों को, उनको ये चीज जो है, इसीलिए जंग में ये सारे कंट्रीज यूक्रेन की सपोर्ट भी कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं, और यूक्रेन की हर तरह से मदद भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से जो मर्सिनरीज या फौजी जो वेटरन्स थे, उन्होंने भी जाकर के यूरोप से और अमेरिका से यूक्रेन की मदद की है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये गैर जिम्मेदाराना नहीं, बल्कि बहुत ही डरावना सिनेरियो डेवलप होगा अगर टेक्टिकली भी न्यूक्लियर वेपन्स को आप तैनात भी कर दें। यूज तो बहुत दूर की बात है, आप तैनात भी कर दें यूरोप के बॉर्डर्स के ऊपर, या यूरोप के साथ जो रशिया का बॉर्डर लगता है, तो वो भी अपने आप में बहुत खतरनाक बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोल्ड वार चल रही थी, उन दिनों में भी एक्सीडेंटली न्यूक्लियर वेपन का बहुत ज्यादा खतरा था, और आज भी वो खतरा जो है कायम है। ठीक भाई साहब। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है, उन कहना बड़ा आसान है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे, वो बहुत छोटे बम थे, हालांकि उन्होंने भी कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन की थी। आजकल तो उससे 100 गुना बड़े बड़े बम हैं, एटम बम जो है कंट्रीज के पास। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक डेटरेंस है, इसका असली इस्तेमाल होना बहुत ही मुश्किल है। अगर होता है तो आर्मागेडन की स्थिति जो है वो आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। मैं फिरोज भाई के पास आता हूँ। फिरोज भाई, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो और आप अगर बोलने की स्थिति में हो, जी तो जी आप अपना वक्तव्य यहाँ पर आप रखें, क्योंकि आज जो है आप देख रहे होंगे, मैंने ये फिलिस्तीनी जो है एकजुटता वाला ये पहना हुआ स्कार्फ, वो इसलिए पहना है। आज तो और भी ज्यादा गजब हुआ, कल जिस तरीके का हमला हुआ है। हमले तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन जो लोग केवल रोटी के लिए इकट्ठे थे, उनको जी जी इकट्ठा किया और फिर उसके बाद में उनके ऊपर बम पटक दिया। ऐसा जैसा हम लोग जानवरों को फंसाने के लिए, चूहे को फंसाने के लिए रोटी डालते हैं, इस तरीके की स्थिति ये जो सभ्य दुनिया अपने आप को कहती है, और अमेरिका जिस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है, बहुत शर्मनाक है। हम तो इसकी निंदा करते हैं। फिरोज भाई, आप बताएं कि अभी जो कुछ चल रहा है दुनिया में, उसमें आपको ये परमाणु युद्ध की कितनी संभावनाएं लगती हैं, या आपको ऐसा ही लगता है कि एक दूसरे को डराने के लिए ये खोखले बयानबाजी है? नहीं, बेसिकली आज ये चर्चा पुतिन के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक रखी गई है कि पुतिन ने कहा कि चीजें वही उस दिशा में जा रही जहाँ न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल किए जाएंगे। मगर इसके पहले बार बार इजराइल ने तो ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की बात की है, तब दुनिया ने कुछ खास सोचा नहीं है। पिछले 4 महीने में 3 हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब के कंपैरिजन में बमबारी गाजा में हो चुकी है। जितना 7 साल अमेरिका को लगा बमबारी करने में इराक में, उतने तो ये 4 महीने में बमबारी हो चुकी है। तो ये पुतिन के बयान तो ठीक है, मगर पुतिन इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेयर। वो बहुत ही एक रिस्पॉन्स, इनफैक्ट आज के वर्ल्ड लीडर्स में पुतिन सबसे ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबल फिगर करके आते हैं।
एक वो बात। दूसरी बात है कि यूक्रेन के युद्ध में ये बोलना कि पुतिन से उनको डर लग रहा है कि वो यूक्रेन के बाद पोलैंड वगैरह वगैरह, पुतिन का ऐसा कोई इरादा नहीं है। जो सिर्फ जो एथनिक रशियन आबादी है क्राइमिया और डॉनबास, लुगांस्क, डोनेट्स्क पे, वहीं तक ये लड़ाई चलेगी और वहीं तक वो अपने आप को उसने सीमित रखा है। इनफैक्ट यूक्रेन के पूरे युद्ध में मतलब उसके पहले 2 साल पहले जो युद्ध शुरू हुई है, पुतिन की पूरी कोशिश रही कि डॉनबास के इलाका एक ऑटोनमस प्रोविंस करके यूक्रेन में रहे, मगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये देशों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। दे वांटेड टू एंट्रैप, उनको एक वियतनाम और अफगानिस्तान बनाना था पुतिन के लिए, उसमें वो विफल रहे। मिलिट्री रूप से अमेरिका वहाँ हार चुकी है, नेटो हार चुका है, और इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा नुकसान इनको हुआ है, क्योंकि डॉलर को छोड़कर अभी दूसरे करेंसीज में अन्य देश जा रहे हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक आज के दुनिया के लीडर्स में पुतिन इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ आवर टाइम्स, जिसने रशिया को भी बचा लिया, और जो नरसंगा मतलब जो रशिया को वापस तोड़ने की कोशिश थी यूक्रेन के दरवाजे के थ्रू से, उसमें भी नेटो फेलियर रहा है। जहां तक आपने जो बात बोली आज इजराइल का जो पूरा कारनामा चल रहा है, वहां मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी गाजा पे बॉम्ब डालो, न्यूक्लियर बॉम्ब डालो, एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल के खत्म करो गाजा को। ये तो आपको 3 ऐसे इजरायली लीडर मिल जाएंगे जो उनके कैबिनेट में बैठे हैं, जिन्होंने ये बातें बोली है। ये तो उनके मीडिया में आम चर्चा है कि क्यों हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, एक एटम बॉम्ब डाल दो, खत्म कर दो गाजा को। तो इस किस्म के बयान तो अमेरिकी लीडर्स, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन से तरफ से आ चुके हैं। तो पुतिन ने कुछ नई बात नहीं बोली, मगर पुतिन ने उनको बोल दिया है कि एक लक्ष्मण रेखा है, उसके पार मत आना। और अभी की जो पोजीशन है कि असली में तो रशिया कीव को भी लेना चाहे तो वो ले सकता है, लिया नहीं था। उनकी टैंक्स तो कीव तक भी वो टाइम पे जा चुकी थी, लिया नहीं था क्योंकि रशिया का ऑब्जेक्टिव वो है नहीं। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो डॉनबास, लुहांस्क, डोनेट्स्क, क्राइमिया का जो रीजन है वो एथनिक रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के पहले डोनेट्स्क की जो पार्लियामेंट्स है, लुहांस्क और दोनों की जो पार्लियामेंट्स है, वहाँ जो उनके इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस है, वहाँ उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हमको रशिया के साथ जुड़ना है। एक बार वो लीगल प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद ही रशिया की आर्मी ने उन इलाकों में प्रवेश किया जो ऑलरेडी रशिया में एक्चुअली आ चुके हैं। ओके, एक्चुअली दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट इंडिया डिड इन बांग्लादेश, टू व्हाट पुतिन हैज डन इन यूक्रेन। दैट अगर भारतीय समाज को समझना है तो एक्चुअली ये एक बांग्लादेश स्टाइल ऑपरेशन पुतिन ने किया है, जो इंडियन आर्मी ने 1971 में बांग्लादेश में किया था। तो आई जस्ट लाइक टू एंड हियर बिकॉज एक मीटिंग अभी चालू होने वाली है कि एक जरूरत है कि इंडियन, नॉट ओनली इंडिया बट इवन हमारे पाकिस्तान के साथी बैठे हैं, ये जो पूरा ब्रिक्स और SCO वाला सिविल सोसाइटी मई के महीने में हम लोग एक मॉस्को में एक प्लानिंग है अबाउट द ग्लोबल मेजॉरिटी। ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर की अमेरिका बात करता है, इनके कोई रूल्स का कोई ठिकाना नहीं, हम लोग जानते हैं, अटर हिपोक्रेसी है। एक रूल गाजा के लिए, एक रूल यूक्रेन के लिए, तो उनका कोई रूल्स बेस्ड का मतलब हम लोग पिछले 30 सालों से देख रहे हैं कि उनका रूल्स का क्या मतलब होता है। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी नहीं है, मगर देयर इज अ ग्लोबल मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ, और ये ग्लोबल साउथ अभी एक इमर्जिंग पावर है। और 5 या 10 साल की बात है जिसमें ये पूरा ग्लोबल वेस्टर्न वर्ल्ड कोलैप्स होते दिख रहा है। मिलिट्री तरीके से तो हार चुके हैं, इकोनॉमिकली भी ब्रिक्स इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन द यूरोपियन यूनियन इन टर्म्स ऑफ द GDP। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, अमेरिका को छोड़ दो तो सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एक्चुअली ग्लोबल साउथ में है। रशिया, वेनेजुएला, सऊदी, UAE, ईरान एक साथ इकट्ठा आ जाए तो 90% ग्लोबल ऑयल तो सप्लाई तो हमारे जैसे देशों से हो रहा है। जो बड़े बायर्स भी है वो हम लोग इधर ही है, तो क्यों डॉलर की जरूरत है? तो क्योंकि अमेरिका ने डॉलर को वेपनाइज किया था, इसलिए भी लोग डॉलर से देश दूर भाग रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो प्रेसिडेंट जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को बोला था कि 100 साल के बाद एक ऐसा अवसर आया है जहां हम लोग एक एपिक चेंजिंग टाइम देख रहे हैं। प्रेसिडेंट जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को ये बात बोली थी, और वो रियलिटी है। सवाल यह है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो देश है यूक्रेन के पोजीशन पे, तो क्योंकि अडानी अंबानी को तेल का फायदा हो रहा है तो वो अपना फायदा ले रहे हैं। वैसे इंडिया ने एक बैलेंस तो किया है, मगर वो बैलेंस ना हमको पैलेस्टाइन में दिखता है, या जो स्ट्रेटेजिक टाइज इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते जा रहे हैं उसमें दिख रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज टू हैव
मोर ग्रेटर डिबेट्स, इस पे और चर्चा और डिबेट्स की जरूरत है कि ये देश कौन से दिशा में जा रहा है और कौन से अमेरिकी साम्राज्यवाद और ज़ायनिज्म के साथ जो जा रहा है। तो आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर पुतिन इज अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर टाइम। बहुत शुक्रिया The war जी जी फिरोज भाई। was for okay, thank you, yeah, I'm moving out, yeah. जी बहुत शुक्रिया, आपने फिरोज भाई समय निकाला, लेकिन आपने जो बात कही है वो बहुत विवादास्पद बात है और आई डोंट नो हाउ मेनी टेकर्स आर देयर। लेकिन दुनिया के अंदर कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो हजारों जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, 13,080 का फिगर एक बताया जाता है 2021 का, और उस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो है इजराइल के पास है उसका का भी फिगर 400 तक जाता है, और पाकिस्तान का भी फिगर इसके आसपास है, 170 के आसपास है, और तमाम सारे जो देश हैं उनके पास भी ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं और मैं सीधा अब आता हूँ आदमपाल साहब के पास में, और जिस तरीके से फिरोज मीठी बोरवाला जी बोल करके गए, उन्होंने कह दिया कि पुतिन साहब जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर हैं। तो पहली बात तो ये कि आपकी उनकी इस बात से कितनी सहमति है। दूसरी बात ये है कि लोग जो है ये मान के चलते हैं कि वो जो डिटरेंट की बात अभी प्रोफेसर साहब ने कही थी वही सच है, बाकी सब बातें जो हैं वो केवल बयान तक सीमित हैं, लेकिन कभी भी हादसा कुछ हो सकता है, ये भी एक संभावना रहती है। आदमपाल साहब क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपका बुलाया आपने, और जो फिरोज साहब ने पहले जो शुरू में बात की है मैं उससे 100% सहमत हूँ और एग्री करता हूँ कि जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इंडिया जो पूरी दुनिया में वॉरफेयर के हवाले से, सिविल वॉर्स के हवाले से और न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है। और इस वक्त जो यूक्रेन में वॉर चल रही है, लोग मर रहे हैं, या गजा में फलस्तीन में लोग मर रहे हैं, उसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आती है वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म पे आती है, यूरोपीय यूनियन पे आती है और यूरोपियन पावर्स पे आती है कि यूक्रेन की वॉर को स्टार्ट करना, यूक्रेन के ऊपर एक वॉर इम्पोज करना, ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म का इसका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यूरोपीय यूनियन इसका रिस्पॉन्सिबल है। और जो मैक्रोन ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो लाखों लोग मर रहे हैं यूक्रेन में और उससे भी ज्यादा लोग जो माइग्रेट किया है जिन्होंने यूरोप में दूसरी जगहों पे, और जो यूक्रेन में सारी बर्बादी हो रही है, इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन इंपीरियलिज्म पे। और जो रशिया जो पुतिन है, हम उसको कोई वर्कर फ्रेंडली स्टेट या रिजीम नहीं कहते, लेकिन वो अपने एक रशियन रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और वो अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको डिफेंड करता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो पुतिन ने पूरी कोशिश की कि वॉर को अवॉइड किया जाए। वो जो नेटो की गारंटीज के ऊपर बात की, और नेटो ने जो उसको गारंटी किया था कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको रिटर्न के अंदर ये कंफर्म नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो वॉर के ऊपर गया। तो तमाम तर जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अमेरिकन की और नेटो की है। और दूसरी बात भी फिरोज भाई की बिल्कुल ठीक है कि नेटो को डिफीट हो चुकी है। अमेरिकन इंपीरियलिज्म, जिस तरह अफगानिस्तान में एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट अमेरिकन इंपीरियलिज्म को हुई 20 साल के युद्ध के बाद, और पूरा नेटो को और जो एलाइड फोर्सेस से उनको डिफीट हुई, इसी तरह यूक्रेन में भी उनको डिफीट हो चुकी है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस डिफीट को, क्योंकि ह्यूमिलिएशन है और एक सेंटीमेंट है। इसी तरह पैलेस्टाइन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन के ऊपर है, यूरोपीय यूनियन के ऊपर है, और जो इस्राएली रूलिंग क्लास है उसके ऊपर है। जो आपने सारी आज की सिचुएशन बताई कि लाखों लोग, 30,000 से ज्यादा लोग वहां पे मारे जा चुके हैं, उससे कई ज्यादा जख्मी हैं, और एक जो 22 लाख लोग हैं वो एक स्टारवेशन के ऊपर चले गए हैं, मरने के करीब पहुंच गए हैं, वो अमेरिकन उसके रिस्पॉन्सिबल है। और जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, तो आज तक हिस्ट्री के अंदर अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए हैं तो वो अमेरिकन हैं, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किए हैं अमेरिकन, इसलिए वो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर कोई न्यूक्लियर टैक्टिकल लेवल पे भी कोई वॉरफेयर होती है या किसी किस्म की डेवलपमेंट होती है तो बाइडेन रिस्पॉन्सिबल होगा, अमेरिकन रूलिंग क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के जो रूलर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। और रशिया ने अपने इंटेंशंस क्लियर किए हैं कि वो पोलैंड के ऊपर अटैक नहीं करने की तरफ जा रहा, वो किसी दूसरे ईस्टर्न यूरोप कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करने जा रहा। इवन यूक्रेन के हवाले से वो जो है कोई पीस निगोशिएशन करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन पीस निगोशिएशंस
नहीं होने देना चाहते, या वो पीस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। वो चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, बल्कि ताइवान के अंदर एक प्रोवोकेशंस कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिकन फ्लीट उधर चाइना के पास क्या कर रहा है, और जो फ्रांस का प्रेसिडेंट कह रहा है कि भाई हम बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेंगे यूक्रेन में और अपनी फोर्सेस भेजेंगे, वो किससे क्यों कह रहा है? उसके पास क्या ऐसा रीजन है, या वो क्यों किसी फॉरेन कंट्री के अंदर अपने आर्मी भेजना चाह रहे हैं? फ्रांस ने अफ्रीकन कंट्रीज में क्यों अपनी आर्मी डिप्लॉय की हुई है? अमेरिका के जो फ्लीट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्यों है? और इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, जब वो एक मैस किलिंग कर रहे हैं और एक जेनोसाइड की तरफ जो है वो चीजों को फलस्तीन में लेके जा रहे हैं? तो इसका तो नाम बाइडेन का वहां पे अमेरिका के अंदर जेनोसाइड जो लोग लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि खुद ये जो रूलिंग क्लास है अपने लोगों के जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इस वक्त मिलियंस ऑफ जो है वो लोग जो है यूरोप में, अमेरिका में, वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीज फायर के लिए फलस्तीन में, और इसराइल की जो एट्रोसिटीज है उसके खिलाफ, नेटो के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट इस वक्त अमेरिका में जो वियतनाम वॉर के बाद पहली दफा हिस्ट्री में इतना बड़ा सेंटीमेंट आया। अमेरिकन एयरफोर्स का एक सोल्जर खुद को आग लगा लेता है इजरायली एम्बेसी के सामने वाशिंगटन में। वहां पे वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, कैलिफोर्निया में लाखों लोग प्रोटेस्ट करते हैं, टेक्सास में प्रोटेस्ट करते हैं। तो अमेरिकन रूलिंग क्लास उनके डेमोक्रेटिक राइट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? लंदन में 7 लाख से 10 लाख लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि फलस्तीन की सपोर्ट की जाए और इसराइल की सपोर्ट बंद की जाए। उनके डेमोक्रेटिक राइट को क्यों ब्रिटेन जो है वो सपोर्ट नहीं करता? फ्रांस के अंदर जो लाखों लोग पेरिस की सड़कों पर आते हैं, उन पर आंसू टीयर गैस फेंकी जाती है, लाठी चार्ज किया जाता है, उनको केस बना के जेलों में डाला जाता है। तो मैक्रोन उन जो अपने ही मुल्क के लाखों लोग हैं उनके डेमोक्रेटिक राइट को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? तो वो पुतिन पे अटैक करने वाले या उसको करने वाले कौन होते हैं? और पुतिन के खिलाफ अगर कोई बात कर सकता है, किसी के पास राइट है कोई बात करने का, तो वो रशिया के वर्किंग क्लास है, रशिया के मैसेज हैं जिनके पास ये डेमोक्रेटिक राइट है कि वो पुतिन को खिलाफ मूवमेंट पे जाएं, स्ट्राइक्स करें, या यूक्रेन के लोगों के साथ एक सॉलिडारिटी के तरफ जाएं। तो उस हवाले से हम समझते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर को इंटरनेशनली और इस वॉर्स को कोई खत्म कर सकता है या रोक सकता है, तो वो जो हमारा स्लोगन है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जिसमें यूरोप के वर्किंग क्लास, इंडिया की, पाकिस्तान की वर्किंग क्लास को यूनाइट होना पड़ेगा अगेंस्ट द रूलिंग क्लास। इंडिया पाकिस्तान में भी एक वॉर का थ्रेट तो हमेशा रहता है और एक डिटरेंस है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैसेज को एक सॉलिडारिटी बनानी पड़ेगी। इंडिया के अंदर एक एंटी पीपल रूलर्स है मोदी की शक्ल में, पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो चाहे वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है या जरदारी है, वो एंटी पीपल है, वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म के पेरोल पे हैं, IMF के पेरोल पे है, पाकिस्तान की वर्किंग क्लास के अगेंस्ट है। तो जो सिर्फ एक ही रास्ता है दुनिया में न्यूक्लियर वॉर को रोकने का, वॉर्स को, सिविल वॉर्स को, एट्रोसिटीज को रोकने का, वो वर्किंग क्लास सॉलिडारिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड। वो चाइना के, रशिया के, अमेरिका के वर्कर्स को साथ मिलना पड़ेगा, तभी इन वॉर्स को, सिविल वॉर्स को खत्म किया जा सकता है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जी बहुत शुक्रिया, आपने एक एकदम कॉन्क्रीट आपने सजेशन भी दिया है। और दुनिया के अंदर इस समय जो लोग युद्ध के खिलाफ हैं, विशेष तौर पे जो लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं, ये भी आपने बताया। मुझे लगता है ये सब जानकारी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बात सही है कि आपका रास्ता यही है। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं चलता हूं मलिक साहब के पास में। दीपक मलिक सर, आप थोड़ा सा, आपने अभी सुना, आपने आदमपाल साहब की भी बात आपने सुनी, इसके पहले फरीस मीठी बोरवाला जी ने भी कहा, खालिद साहब ने भी कहा, तो आप ये थ्रेट जो है वो कितना रियल थ्रेट के तौर पर आप इसको देखते हैं? दीपक मलिक जी, मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ आपको लौटाना चाहूंगा, तो थोड़ा कुछ बातें उससे और साफ हो सकती हैं। सन 60 में मॉस्को में एक बैठक हुई थी सारी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों की, और उसमें माओ सेतुंग और उनके प्रतिनिधियों ने उठाया था कि न्यूक्लियर वार लड़ा जाए, क्योंकि वार के माध्यम से कम्युनिज्म बनता है, सोशलिज्म आ जाता है। पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों ने उनका बिल्कुल, जिसे कहते हैं, रिजेक्शन कर दिया, और तब से जो माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टियां थीं वो एक तौर से पांच से हट गई मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टियों से। दूसरी बात जो है कि
कम्युनिस्ट पार्टियों ने ही सबसे बड़े तादाद में और सबसे मजबूती से शांति आंदोलन और शांति के तमाम फोरमों को तैयार किया। उनका ऑल इंडिया पीस का सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन हमारे हिंदुस्तान में है, वर्ल्ड पीस काउंसिल रहा है, रमेश चंद्रा उसके अध्यक्ष रहे हैं लंबे दौर तक, हेलसिंकी में उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये क्यों शांति की बात करते हैं? शांति की बात आज से नहीं है, शांति की बात लेनिन से चलती है। शांति इसलिए कि जो आज दुनिया के बहुत डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप्ड मुल्क हैं, खासतौर से पश्चिम के पूंजीवादी मुल्क हैं, उनकी अगर आप देखें तो उनकी इकोनॉमी जो है वो लगभग आर्म्स और उसी तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के ऊपर और उनके ट्रेडिंग के ऊपर और उनके एक्सपेंशन के ऊपर हो निर्भरशील है। और दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा फायदे वाला इंडस्ट्री है ये आर्म्स का, क्योंकि इसमें देखिए 10-12 साल में या उससे भी कम पीरियड में, जिसको कहते हैं ऑब्सोलिसेंस, एक आप बम बनाएंगे, एक रॉकेट बनाएंगे, वो 5 साल में रिजेक्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा आप पावरफुल बनाना चाहेंगे तो आप खरबों रुपया लेके उसको बनाते हैं और फिर उसके बाद फिर बनाना शुरू करेंगे। तो पैसा बहुत लगता है, पैसा सबसे ज्यादा इसमें है। जो आर्म्स डीलर्स हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, वो कमीशन किसी को नहीं मिलता है उतना कमीशन दुनिया में। तो एक तो ये फैक्टर है। और मैं समझता हूं कि पुतिन एक समाजवादी या सोवियत यूनियन के प्रतिनिधि नहीं है, एक शुद्ध पूंजीवादी निजाम के प्रेसिडेंट है। और पुतिन ने जो बयान दिया है कोई नया बयान नहीं दिया है। इसके पहले भी वो न्यूक्लियर वार का बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले शायद किया है उन्होंने, फिर दोबारा रिपोर्ट किया। अभी मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे इररेस्पॉन्सिबल किस्म का अगर कोई स्टेट्समैन है तो वो पुतिन है, सबसे इररेस्पॉन्सिबल। क्योंकि ठीक है एक डिटरेंट के तौर पे उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह के बयानात नहीं दिए जाते हैं। ये थ्रेट है, ये ब्लैकमेलिंग है, ये नहीं दिए जाते हैं, और ये पुतिन ने ये दोबारा किया है। हमारा ये कहना है कि अमेरिका और पश्चिमी देश जो हैं वो निश्चित तौर से सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इस पूरी परिस्थिति के लिए, क्योंकि वो उनके पास एक वॉर इंडस्ट्री है, वॉर मटेरियल्स की इंडस्ट्री है। अगर वो नहीं चलेगी तो उनका इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और ये सारे मुल्कों ने एक जो समाजवाद तोड़ने की एक राजनीति की थी, जिसके महापुरुष किसिंजर साहब सौभाग्य से आज से 4-5 महीने पहले इस दुनिया से चले गए। समाजवाद की पूरी सियासत को तोड़ने का काम करते थे। और समाजवाद के जो ढांचे थे उसके भीतर लड़ाई कराने के लिए वो करते थे। तो ये जो एक पूरा का पूरा अमेरिकन ढांचा रहा है, आज पुतिन पैदा कहाँ से हुआ? पुतिन एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, उसकी पोस्टिंग जर्मनी में हुई थी, बर्लिन में, और वो एक साम्राज्यशाही, एक रूसी साम्राज्यशाही दिमाग का आदमी है। बाकायदे चर्च, वहां पर जो कैथोलिक चर्च है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। जितनी दक्षिणपंथी नीतियां हैं उन तमाम का सबसे बुरी तरह से समर्थक है। तो पुतिन का जो आज निर्माण हुआ है वो अमेरिका के माध्यम से हुआ, या पूरे सोशलिस्ट वर्ल्ड को जो तोड़ा गया है, जिसमें चेकोस्लोवाकिया से लेके यूगोस्लाविया सारे सब कुछ इन्हीं का निर्माण है। तो ये जो पूरी शीत युद्ध की लड़ाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरी दुनिया बनी, और दूसरी दुनिया स्वाभाविक था कि वो सोशलिज्म की दुनिया नहीं बनी। सोशलिज्म को बुरी तरह से परास्त किया गया, एग्जिस्टिंग सोशलिज्म जो कुछ ढांचा बना था उस वक्त, और दुनिया को एक शांति की जगह एक युद्ध के मैदान में, प्रॉफिटियरिंग के मैदान में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मैदान में, और बहुत ही गलीज किस्म के 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के युद्धोन्माद से जुड़े हुए राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया। तो ये तो भाई जिन्होंने पैदा किया है वो निश्चित तौर से इसमें दो राय नहीं कि इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, किसिंजर साहब का हाथ है, निक्सन साहब का हाथ है, आज तक वो चल रहा है, वो कहीं वो कड़ी टूटी नहीं है। लेकिन अब ये है कि तीसरी चीज, हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि
बहुत दिन से जो स्ट्रेटेजिक सर्कल है, जो मिलिट्री सर्कल है अमेरिका में और नाटो की, इन लोगों में एक बातचीत चल रही है कि हम क्या युद्ध को दूसरे तरीके से भी लड़ सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शन, नंबर एक। नंबर दो, ऐसी ऐसे टेक्नोलॉजीज के माध्यम से लड़ा जाए जिससे हमारे आदमी न मरे। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है अमेरिका में, जब किसी युद्ध में मरे हुए सैनिकों का कॉफिन आना शुरू होता है तो वो प्रेसिडेंट चुनाव हार जाता है। ये जो भी है, डेमोक्रेसी के कुछ कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके इमोशंस होते हैं, उससे ये रिएक्शन होता है। वो नहीं चाहते हैं कि कॉफिन आए, तो वो चाहते हैं कि एक जैसे कि नॉन मैन्ड वॉर सिचुएशन एक बनाई जाए तीसरी। और नेटो का जो मामला है वो तो अपनी जगह पे है, नेटो अपना कायम रहा, पैक्ट खत्म हो गया। मेरा ये कहना है ये है कि आज यूक्रेन जो है एक गिनीपिग है पश्चिमी मिलिट्री शक्तियों का, पश्चिमी वॉर इंडस्ट्री का गिनीपिग है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। उन्होंने पहले तो रशिया पर सैंक्शन लगाया खूब जम के। रशिया पर सैंक्शन का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। टूट नहीं गए वो, उनकी इकोनॉमी टूटी नहीं। ये सोचते थे कि सैंक्शन लगाने से इकोनॉमी टूट जाएगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है पूंजीवाद ही है, क्योंकि पूंजीवाद को तो पैसा चाहिए। अमेरिका में भी जब ट्रम्प साहब पूरे तौर से चीन के खिलाफ लड़ रहे थे, कर रहे थे, उस वक्त भी अमेरिकन पूंजीपति पूरे तौर से चाहता था कि चीन से रिश्ता बना रहे, क्योंकि उसको फायदा हो रहा था, उसका मार्केट था, तो इसलिए चाहता था। तो ये जो बातें हैं, एक गिनीपिग बना के यूक्रेन को किया जा रहा है। हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, पूरा एक देश तबाह हो गया है। कहीं ना कहीं हमको उसमें रास्ता खोजना चाहिए जिससे कि ये हो सके। उसमें मैं मीठी बोरीवाल से सहमत हूँ कि जो इनका पूर्वी इलाका है यूक्रेन का, उसमें रूसियों की करीब करीब 30-35-40% की पॉपुलेशन है जो भाषा उनकी बोलते हैं, और कुछ उसमें रूसी मूल के भी हैं। हमको लगता है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और वो बात सही है कि जैसे बांग्लादेश को हमने रिकग्नाइज किया था, और बांग्लादेश को बाय द वे अमेरिका ने नहीं रिकग्नाइज किया था, पाकिस्तान के उस समय की रूलिंग जो सर्कल थी उसने भी नहीं किया था, उसी ने तो क्रिएट किया ये सब चीजें। तो हम समझते हैं कि उस तरह की परिस्थिति है और एक निगोशिएशन हो सकता है अगर इन सब प्रश्नों को लिया जाए। अब ये है कि लोग सीरियस हों और जी आप नहीं जी समझता मलिक हूँ साहब, कि आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो नोबेल पुरस्कार के चक्कर में ही हैं, वो ही जो है बातचीत करके और वो कुछ शांति बहाली करना चाहते हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, इसके लिए काफी प्रयास उनके जारी हैं। मुझे लगता है मैं आगे बढ़ता हूँ। दर्शकों को केवल बताऊं कि मैं देख रहा था कि जब पिछली बार जब बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था तो $2 बिलियन की उसकी कीमत थी, और इस बार जो अभी अमेरिका ने जो अपना बजट न्यूक्लियर उसके लिए सैंक्शन किया है वो $756 बिलियन का है। और हम लोग जो पूरी बात शस्त्रों के खिलाफ करते हैं, चाहे वो नाभिकीय शस्त्र हो या अन्य शस्त्र हो, वो इसीलिए करते हैं कि ये जो पूरा इंडस्ट्री है इसी से ही पूरा यूरोप और अमेरिका पल रहा है, उसकी इकोनॉमी चल रही है। और हमारे यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क स्कूल अस्पताल और रोजगार का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है निरस्तीकरण। ये भी एक नजरिया है जो दर्शकों के सामने जाना चाहिए। मैं आईडी खजूरिया साहब के पास में आऊंगा, और खजूरिया साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो है सिमली ये ठीक है कि जिस तरीके से भारत ने जो है बांग्लादेश में किया उसी तरीके से जो है रूस यूक्रेन के अंदर वो कर रहा है? सबको नमस्कार। मैं इस पर का जो कुछ मैंने सुना, जे एक अच्छी तरीके से बहस चली है। मैं ये समझता हूं कि पहले तो हमें आज करेक्टराइज करना पड़ेगा कि दरअसल हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस वक्त दुनिया कौन सी थी, और आज जहां रह रहे हैं हम, जब किस दुनिया में रह रहे हैं। हम आज इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, अंतर्निर्भर दुनिया में।
और अंतर्निर्भर दुनिया में राष्ट्रवाद का जो जोर है वो पकड़ता जा रहा है। एक तरफ तो हम अंतरराष्ट्रवादी बन गए हैं सारी दुनिया, और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक तरफ तो हमारा कंसेप्ट जब रियलिटी वर्ल्ड की जे बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ 700 बिलियन के डॉलर के हथियार बन रहे हैं, जहां हम रफेल ले रहे हैं, जहां हम जहाज खरीद रहे हैं। तो जब कोई चीज दुनिया में, जब कहते हैं डेमोक्रेसी में जो जनता कहती है वो ही सत्ताधारी करने की तरफ जाते हैं। जनता तो आपस में लड़ रही है, हमारे देश में देखो या दुनिया में देखो, आज हर जगह जो लड़ाई छेड़ी गई है वो कहीं भी अंतर्निर्भरता की या इंसानियत की या मानवता की नहीं चली है। चाहे कंसेप्ट समाजवादी रहा, चाहे वो डेमोक्रेटिक रहा, हर कंसेप्ट ने यही फैसला किया कि लड़ाई से मसला हल होगा, मसल से पावर हल आएगी। कंकर करना हमारा काम है, किसी को जीतना हमारा काम है। ये तो हम बर्दाश्त करने की जो टॉलरेंस की थ्योरी या कोएग्जिस्टेंस की थ्योरी या माइंड सेट तो हम बना नहीं पा रहे। जब हम डाइवर्सिटी को कोएग्जिस्टेंस में नहीं रखना चाहते, टॉलरेट ही नहीं करना चाहते, तो क्यों नहीं चलेगा एटम बम? क्या एटम बम इलेक्शन लड़ने वाले लोगों ने नहीं चलाया है? वो डेमोक्रेट ही थे ना जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम चलाया, वो कोई फासिस्ट थोड़े थे। लेकिन दरअसल इलेक्शन लड़के भी फासिस्ट बन जाते हैं। हिटलर भी तो इलेक्शन लड़के आया था, वो भी तो इलेक्शन लड़कर ही देश का लीडर बन गया था, और वो फासिस्ट कहलाया गया। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि रशिया भी कोई ह्यूमनिस्ट नहीं है, अमेरिका भी कोई ह्यूमनिस्ट नहीं है। ये दोनों बार मॉन्गरिंग एटीट्यूड से चल रहे हैं, और जहां पर प्रूव करने की दौड़ लगी है कि कौन बड़ा है। और यूएनओ तो कई बार कह चुकी है वर्ल्ड एट द ब्रेकिंग पॉइंट ड्यू टू इनइक्वालिटीज। ये यूएनओ कह चुकी है, यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी कह चुका है कि हम इस वक्त इस दुनिया में रह रहे हैं जो दुनिया दोबारा टूट सकती है, और इसमें कोई इंतहा में कोई भी जंग हो सकती है। और जो हो रहा है 2 साल से, कोई ऐसा बैनर है दुनिया में, कोई ऐसा बैनर दुनिया के पैमाने पर है जो जे कहे नो बार वी वांट पीस? कोई 10 आदमी कहीं दुनिया में खड़े हुए, कहीं 10 आदमियों ने धरना दिया, कोई एक आदमी भूख हड़ताल बैठ गया कि जंग नहीं होनी चाहिए? जब जनता जंग में फंसी हुई है, माइंडसेट हमारा कंट्राडिक्शन पर जी रहा है, माइंडसेट हमारा कंकरिंग पर जी रहा है, माइंडसेट हमारा ओवर राइड करने का है कि मैं एक को डाइवर्सिटी को, एक भिन्नता को खा जाऊं। हमारे देश में क्या हो रहा है? यही सब कुछ दुनिया में हो रहा है, कोई दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए रशिया भी जो 2 साल से कर रहा है, ये कोई अमन कायम करने के लिए, मेरी समझ में अमन कायम करने के लिए नहीं कर रहा है। ये भी अपना एक वीटो पावर का स्टेप आगे बढ़ाना चाह रहा है कि आज दुनिया में यूएनओ एक डिफंक्ट दिखाई दे रही है, कोई आदमी पावरफुल देखने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और कई किस्म के जोड़ तोड़ हो रहे हैं कि एशिया को एक तरफ लाया जाए, ब्रिक्स में जाया जाए, और कोई दूसरा बनाया जाए, और कई किस्म के ये बनाकर टेस्ट कर रहे हैं। और उसमें अमेरिका तो एक पावरफुल इस हथियारों की दौड़ में तो है ही है इस मार्केट में। इसलिए अमेरिका चाहे रूस है, मेरी समझ ये कहती है कि हम राष्ट्रवाद को या इंटरडिपेंडेंट अंतर्निर्भर दुनिया में जो हम अपना बड़ापन ढूंढ रहे हैं, कोई भी वो ढूंढे, हम ढूंढे या मेरे साथ पड़ोस वाला ढूंढे या तीसरा ढूंढे कि मैं बड़ा हूं, और उसे बड़ा को साबित करने के लिए जंग का हथियार पैदा हो रहा है, और जंग का हथियार को उसे इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई कंट्राडिक्शन पैदा की जा रही है। और ये पुतिन ने जो कहा है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और वर्ल्ड को इस वक्त चैलेंजेस है, वैसे भी वर्ल्ड का जो इस वक्त स्ट्रक्चर है वो इस पॉपुलेशन को किसी न किसी तरीके से कई किस्म के थ्योरी आ रही हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई कह रहे हैं ये बीमारी से मारा जा रहा है, कोई कोरोना पर शक कर रहा है, कोई वैक्सीन पर शक कर रहा है, कोई हथियारों पर शक कर रहा है। दरअसल वर्ल्ड में जो इस वक्त
सोचा जा रहा है वो इसी तरीके से सोचा जा रहा है कि हम जो टेक्नोलॉजी के ताकत से हमने अपना बहुत डेवलपमेंट कर ली है और मैन पावर की अब जरूरत कम होती जा रही है, उसको महसूस कम होती जा रही है। इसलिए मैन पावर अगर खत्म भी हो जाए, कम भी हो जाए, तो वर्ल्ड के सरमायादार को, मोनोपोलिस्टों को मैक्सिमाइज जो करना चाहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रहे हैं, वो मनी पर डिपेंड कर रहे हैं, वो हाथों पर डिपेंड नहीं कर रहे कि मुझे हाथ चाहिए। ये तो हमारी थ्योरी है कि जितने हाथ हैं ये सब रहने चाहिए, ये सब सलामत रहने चाहिए। इनको रोटी, कपड़ा, पानी, दूध, चाय, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। जो इस पर डिपेंड कर रहे हैं कि मेरे पास टेक्नोलॉजी और पैसा है, उनके लिए ये हाथ नहीं चाहिए, और वो कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काम करने का और जंग का भी कर सकते हैं। और जंग वैसे तो रोज शुरू है, हमारे कितने लोग मारे जा रहे हैं रोज, हमारे जंग तो रोज है। लेकिन एटम का जो सवाल है, न्यूक्लियर बम का, जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने का जो एक सवाल पैदा किया है, ये सच हो सकता है। हमें इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और जनता को जगाना चाहिए। और जनता अगर जाग जाए तो वो रोक सकती है, और कोई नहीं रोक सकता। जनता की आवाज उठनी चाहिए कि हमें जीने का हक है इस धरती पर, और किसी को न्यूक्लियर बम चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और जनता की मूवमेंट खड़ी करनी चाहिए। ये सच समझकर ये इसमें धोखे में नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया खजूरिया साहब। मैं आता हूं अब तिवारी जी के पास। तिवारी जी, आपने सब लोगों की बात सुन ली है। आप शांति के लिए जो पूरी दुनिया में मूवमेंट चलती है, उसके आप अग्रणी नेता के तौर पर आप लगातार रहे हैं। आपको इस समय शांति को कितना खतरा आपको दिखलाई पड़ता है, और क्या केवल न्यूक्लियर वेपन से वो डिटरेंट के तौर पर ही काम करेगा, या कभी एक वास्तविक खतरा भी खड़ा हो सकता है पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए? डॉक्टर तिवारी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति तो हमेशा खतरों से ही जूझती रहती है, ये उसकी नियति है। खतरे नहीं होंगे तो शांति कहाँ से आएगी। लेकिन अभी जो फिलहाल दुनिया की स्थिति दिखाई पड़ रही है, ये क्या आपने कभी भी, ये पूरा वर्चस्व का जंग है, और वर्चस्व की जंग का ही परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब वो जापान हार चुका था, वो सरेंडर करने वाला था, लेकिन हमारी दादागिरी कायम रहे। अब हम दुनिया के बांस हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए अमेरिका ने अपना हिरोशिमा पर और उसके बाद नागासाकी पर उसने बम गिराया, और वो वर्चस्व की टीस आज की तारीख तक लगातार सब में चलती आ रही है कि अगर वर्चस्व का यही पैमाना है तो हम भी वर्चस्व में आएंगे, हम भी वर्चस्व में आएंगे, हम भी वर्चस्व में आएंगे। और फल क्या हुआ है कि आज दुनिया बारूद की ढेर पर, या योग है कि ये परमाणु बमों के ढेर पर हम खड़े हो गए हैं। परमाणु बमों का इस्तेमाल कर देना इतना आसान है, और इसको जनता रोक भी नहीं पाएगी। तो जनता कैसे रोकेगी? अगर आप पागलों के हाथ में सत्ता दे देंगे और ये अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने में, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की होड़ में जब हमारी दुनिया रहेगी, तो फिर उसमें ये तो लाजमी है कि उसके लिए वर्चस्व चाहिए होगा। और वही स्थिति है कि आज की तारीख में जो शांतिकामी देश माने जाते थे, समाजवादी देश माने जाते थे शांतिकामी, लेकिन वहां पर भी क्या है, वहां पर भी आज की तारीख में पूंजी की होड़ मची हुई है, पूंजीवाद का होड़ मचा हुआ है। वो अपने वो उस वैचारिकी से वो लोग भटक चुके हैं। लाल झंडा खाली लगा लेने से वो समाजवाद के प्रणेता और ये समाजवाद के पोषक नहीं हो जाएंगी। और वही स्थिति आज बनी है। समाजवादी देश, कम्युनिस्ट दर्शन में, मार्क्सवादी दर्शन में कहीं भी नहीं है कि हम किसी के ऊपर आधिपत्य करेंगे। वहां है शांतिपूर्वक जीवन अपना व्यतीत करेंगे, और हम शांतिपूर्वक तरीके से सबके विकास के साथ हम चलेंगे। और वही कारण रहा है कि अपना सोवियत यूनियन शुरुआती दिनों में अपने साथ साथ पूरी दुनिया में ये जितने भी ऐसे ये नए स्वाधीनता प्राप्त देश थे, उनको मदद करता था। और उनकी मदद करने का ही परिणाम था कि वो उस तरीके से वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाया जिस स्थिति में अमेरिका था।
परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका और ये पूंजी परस्त लोग लाभ की आकांक्षा में ये जहां कहीं से भी उसको ये चुनौती मिलने की स्थिति पैदा होती है वो उसको तोड़ता है। जो स्थिति आज की तारीख में हिंदुस्तान में भी हो रहा है कि जो लोग भी उसको चुनौती देने की स्थिति में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसको वो अपना तोड़ रहा है एन के एन प्रकार। तो यही प्रक्रिया पूरी दुनिया में लागू है और इसी का परिणाम है। और उसी के चलते ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वह भी कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। रूस का वर्चस्व आगे न बढ़ने पावे, चीन का वर्चस्व आगे न बढ़ने पावे, तो ये चीन से तो लोग परेशान, उससे तो टक्कर ले नहीं पा रहे, लेकिन रूस का वर्चस्व न बढ़े इसके लिए यूक्रेन को इन लोगों ने मोहरा बनाया। और फल क्या हुआ कि यूक्रेन तो आज की तारीख में तबाह हो गया। यूक्रेन के ये कंधे पर बंदूक रख के अपना लोग चला रहे हैं और आज जो देख रहे हैं कि रूस तो उसको खत्म करने जा रहा है। तो अब ये अस्तित्व का प्रश्न हो गया है उन यूरोपीय देशों को, फ्रांस में, अमेरिका में, ये जो अपने नाटो के देश हैं, अब ये उनके अस्तित्व का संकट हो गया है। रूस ये यूक्रेन के खात्मा और यूक्रेन पर रूस की विजय मतलब हुआ कि नाटो पर विजय। और ऐसी हालत में जो एक संस्था स्थापित की गई थी यूएनओ कि वो अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो वो उसमें बीच बचाव करेगा, लेकिन यूएनओ को अमेरिका इस तरीके से हावी होकर के खा गया कि आज की तारीख में उसका कोई मतलब नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं है उसका, वो एकदम निष्प्राण हो गई है, कोई उसके बाद सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी हालत में यह जो पुतिन का ये जो वो है जो उसकी थ्रेटनिंग है वह कोई सामान्य थ्रेटनिंग नहीं है, वो ये कोई गैर जिम्मेदारान थ्रेटनिंग भी नहीं है। जिस दिन रूस को ये लगेगा कि नहीं अब हम हारने की ओर अग्रसर हैं तो रूस उस हथियार का भी इस्तेमाल कर देगा और वो जैसे इस्तेमाल करेगा तो ये पूरी की पूरी दुनिया तो परमाणु के ढेर पर बैठी हुई है। दुनिया कहां जाएगी, हम कहां जाएंगे, शांतिकामी लोग कहां जाएंगे, शायद इसका हम आज की तारीख में अंदाजा नहीं लगा पा रहे। इसलिए आज जरूरत है यूएनओ जैसी संस्था को और सारी संस्थाओं में एक ऐसी सर्वोच्च संस्था का की स्थापना करना का जिसकी सब लोग बात माने। लेकिन कौन मानता है बात को? शांति की बात करने वाले ये लोग की बात, युद्ध पिपासु लोग कभी भी शांतिकामी लोगों की बात को नहीं मानेंगे। युद्ध की भाषा जो युद्धोन्मादी लोग हैं वो उसी की भाषा समझते हैं और उस भाषा का मतलब है कि विनाश की ओर आगे बढ़ना। और निश्चित रूप से ये पुतिन का वक्तव्य बहुत ही चिंताजनक वक्तव्य है। जी 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 डॉक्टर तिवारी जी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से खालिद साहब के पास आता हूं। खालिद साहब, आपने सभी की बात सुन ली। जी 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 बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं। पुतिन बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, ये भी एक बात आई है। ये भी एक बात आई है कि जो पूरा यूक्रेन में चल रहा है वो बांग्लादेश टाइप कोई उसी आइडिया के साथ किया गया एक कार्रवाई है। और ये भी बात आई कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं आज कितने खतरा पैदा कर रहे हैं। आप टिप्पणी के तौर पर आप अभी क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसमें आप क्या जोड़ना ऐसा चाहेंगे? है कि जो बांग्लादेश की स्थिति थी और यूक्रेन की डॉनबास और उसकी स्थिति में बहुत फर्क है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्टूडेंट होने के नाते मैं इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री में इंटरवेंशन करो, वट एवर इज द प्रोवोकेशन। कोई कंट्री दूसरे कंट्री में अगर अपनी फौजें ले जाता है, कोई भी हो, अमेरिका भी ऐसा करता है, रशिया भी ऐसा करता है, तो उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हर कंट्री सॉवरन है। जब हम उसकी सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करती है, दुनिया एक्सेप्ट करती है, तो उस सॉवरन कंट्री को सॉवरन तरीके से जीने का पूरा हक है। अब मैं ये कहूं कि जी आपको मैं ये पॉलिसी नहीं बनाने दूंगा, वो पॉलिसी नहीं बनाने दूंगा, उससे मुझे खतरा है, तो ये चीज जो है ये नहीं चलेगी। उससे तो नेचुरल युद्ध होगा
और उस युद्ध में कौन किसकी सपोर्ट करता है आपको पता ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी छोटी सी बात पे ही कितना बड़ा बवाल हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, कितने लाखों लोग मरे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ। तो ये जो वॉर्स हैं ये छोटी छोटी बातों से खड़ी होती हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट करना अपने आप में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर घटिया किस्म की हरकत है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर के क्योंकि मेरे पास बम है मैं मार दूंगा। तो ये चीज जो है, इससे हम एक तरफ कहें कि हम शांति के पुजारी हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह की के वक्तव्य को सपोर्ट करें या उसको अपोज ना करें, वो चीज जो है वो दोनों चीजें नहीं चलेंगी। यूक्रेन को या पोलैंड को या बेलारूसिया को या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, वो सॉवरेन कंट्रीज हैं। किसी के धौंस में, किसी के दबाव से कोई पॉलिसी कोई कंट्री नहीं बनाना चाहिए या उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, डिप्लोमेटिकली अगर आप किसी मसले को हल करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उसको जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा होने लगा तो पूरी वर्ल्ड के अंदर, मैं आपको बताता हूं, पूरी वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज हैं। आप केवल कश्मीर की बात मत करें, आप अफ्रीका के नक्शे को देखें, किस तरह से एक पैमाने के साथ बर्लिन कॉन्फ्रेंस में वेस्टर्न कंट्रीज ने डिवाइड कर दिया था अफ्रीका को, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कौन सी ट्राइब किधर जा रही है, कौन सी किधर जा रही है। और इसी तरह से ये जो आपका रेड क्लिफ लाइन है और दुरांद लाइन है और मैकमोह लाइन है, वो तो खींच करके भाग गए। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी है ये देखना कि क्या हम इन लाइनों की के ऊपर लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, ये जो है न्यूक्लियर वॉर करेंगे, या हम शांति करेंगे। और रशिया में मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि अगर रशिया में थोड़ा सा भी कोई न्यूक्लियर वो होता है तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा और उसका खमियाजा पूरी वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा। ऐसा होगा नहीं, मैं पहले कह चुका हूं कि डेटरेंस है, और ये डेटरेंस की वजह से ही न्यूक्लियर वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। इस तरह की बयानबाजी जो है वो इररिस्पॉन्सिबल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जी जी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं खजूरिया साहब के पास फिर जाऊंगा। खजूरिया साहब, दुनिया के अंदर एक नए विजन की जरूरत है जो पूरे दुनिया के अस्तित्व के ऊपर आधारित हो। लेकिन पूरी दुनिया ने इतने नापाकी हथियार बना लिए हैं, और मुख्य तौर पर कोल्ड वॉर के समय तो मतलब 77,000 से ज्यादा वॉर हेड्स थे यूएस के पास में, 55,000 से ज्यादा यूएस उसके रशिया के पास में थे, उस समय तो यूएसएसआर था। और आज भी जो है अगर हम देख लें तो आसपास चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, सभी के पास में, चाहे भारत हो, न्यूक्लियर जो है वो पूरा वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो आपको भी जिस तरीके का तनाव बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, वो किसी दिन क्या दुनिया का एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है भारत, पाकिस्तान, चीन के बीच में कहीं? जो आज की दुनिया है, स्वीडन की एक डीम एक संस्था है, उसने 2012 में एक रिपोर्ट दी थी कि वो तकरीबन हर चीजों पर रिपोर्टें देते हैं। इस पर रिपोर्ट दी कि दुनिया में इस वक्त 70% जनता, 42% जो दुनिया है वो तानाशाही में जी रही है, और 88% जो है वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है कम से कम। लेकिन अभी 2022 की उसकी रिपोर्ट है कि 72% जनता दुनिया जो है इस वक्त तानाशाही की तरफ बढ़ चुकी है, और कुल जो 28% लोग जो है वो डेमोक्रेटिक कोई कंट्रीज रह चुके हैं। तो जब तानाशाही इस तरफ तक बढ़ चुकी हो कि एक आदमी को पावर मिल जाए, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो या बाइडेन हो, एक आदमी दस्तखत करके आ जाए तो देश बेचकर आ जाए, कहीं वो डिस्कशन नहीं है, ना लोगों में डिस्कशन है, ना उसकी पार्लियामेंट में डिस्कशन है, ना उसकी कहीं कैबिनेट में डिस्कशन है। तो दुनिया के हर नेता की ऐसी हालत बन चुकी है। कोई तो ताउम्र प्रेसिडेंट बन चुका है। पुतिन साहब ने तो लिखा कर ले लिया कि मैं सारी उम्र प्रेसिडेंट रहूंगा।
चुअन जिनपिंग सिंह ने लिखा लिया कि मैं सारी उम्र प्रेसिडेंट रहूंगा। इसलिए वर्ल्ड जो जिस तरफ बढ़ रही है उससे जो खतरे बढ़ रही है और महसूस किया जा रहा है कि तानाशाही जो तजर्बा हमने पीछे देखा, जो एक्सपीरियंस हमारा, कि हिटलर भी इलेक्शन लड़के आया था, वो इलेक्शन लड़कर फिर बैठ गया ऊपर और ऊपर बैठकर फिर कहने लगा कि मेरे सिवा और कोई है नहीं है। इसलिए जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं इस तरफ हमें दुनिया को जगाने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बने वर्ल्ड में जो इस इंटरडिपेंडेंस और को एग्जिस्टेंस को समझे और को एग्जिस्टेंस की थ्योरी को और इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी को, चाहे हम राष्ट्र हैं लेकिन हमारे राष्ट्र की बहुत सी सॉवरेनिटी हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनों में दी हुई है, हमने इसको साइन किया हुआ है, चाहे वो हमारी गेम है, फॉरेन अफेयर्स हैं, हमारा कल्चर है, हमारी फिल्में हैं, हमारी कई चीजें हमारी जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो जब वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट बन रही है तो जंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें जंग के हथियार और जंग का सामान चाहिए ही नहीं। तो हमारी आवाज तो इस तरफ उठनी चाहिए कि कोई भी कंट्री इस वक्त आर्म्स का बजट खत्म करे, आर्म्स का बजट खत्म करे। आर्म्स चाहिए किस लिए है? उस लिए जब तक जे इस किस्म की आवाज नहीं बन जाएगी तो आने वाली वर्ल्ड ना तो दुनिया के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के है, चाहे क्लाइमेट चेंज के है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के हैं, पॉवर्टी के हैं, रोटी के हैं, रोजगार के हैं, ये कोई चैलेंज हम फेस करते करते थक जाएंगे लेकिन हल नहीं कर पा जाएंगे। इसलिए दुनिया को इस वक्त जागना पड़ेगा और हमें इस ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़े करने पड़ेंगे जो इंस्टीट्यूशन एटम के खिलाफ तो है ही है लेकिन हम आर्म्स के खिलाफ भी होना चाहिए। हमारी स्ट्रगल अब तो ड्रोन के साथ तो जहां पर सेल फेंके जा रहे हैं आंसू गैस के, कहां पहुंच चुके हैं हम? कोई हम जंग तो बहुत बड़ी दूर है जहां पर हमारे किसानों पर ड्रोन के साथ ड्रोन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी हमारी दवाइयों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन इसलिए जो वर्ल्ड जिस तरफ चल पड़ी है ये वर्ल्ड हमें मोड़ा देना पड़ेगा और ये तभी होगा कि जनता एक सूझबूझ से कोई नए इंस्टीट्यूशन खड़े करे और इनको जो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और जबरदस्ती सरकारें बनाई जा रही हैं, ताउम्र बनने का लालच बन चुका है, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की लालच खाया जा रहा है, ये खतरा है और इससे हमें चाहे वो खतरा